फ्रेंड्स, मैं सारिका स्वागत करती हूँ आप सभी का हिस्ट्री की एक नई क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को डिस्कस किया था। वो पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसके कारणों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मोहम्मद गोरी के प्रथम आक्रमण से लेके उसके अंतिम अभियान को भी डिस्कस किया था। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान होता है खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए, और उसके विद्रोह को दबाने के पश्चात मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दी जाती है एक कट्टर मुस्लिम के द्वारा। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात ही उदय होता है एक नए साम्राज्य का, जिसे बोलते हैं सल्तनत काल। तो देखिए, किसी भी साम्राज्य का उदय तुरंत नहीं हो जाता है। इसके जो बनने का कार्यक्रम है ये बहुत पहले से धीरे धीरे चल रहा होता है। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु से पूर्व। चंदावर के युद्ध के बाद वो जितने एरियाज को जीतता है उसको अपने 3 विश्वास पात्रों को सौंप करके वो वापस चला जाता है गजनी, और मध्य एशिया को कैसे जीता जाए इसमें लग जाता है, इसमें बिजी हो जाता है। और भारत पर शासन का कार्यभार देख रहे होते हैं ये 3 लोग। देखिए, अगर जो आप इस कहानी में जो आप नहीं उलझे, इसे सेपरेट करके पढ़ ले गए तो मेडिवल हिस्ट्री की जो नींव है ना वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और मेरी भी कोशिश इसी में चल रही है कि आपकी नींव अच्छे से मजबूत हो जाए। तो आप इसको ना, इसकी जो कहानी की पात्र है इस पे कंफ्यूज मत होइए, इनको थोड़ा सेपरेट करके अलग अलग पढ़िए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो जब मोहम्मद गोरी चला गया, कहाँ पर मोहम्मद गोरी बिजी है मध्य एशिया में, और शासन का कार्यभार भारत में संभाल रहे हैं ये लोग। तो तुर्की सेनाध्यक्ष के पास तो अजमेर है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे क्योंकि बाद में आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के एरिया में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये लाहौर, पंजाब, दिल्ली और बनारस तक का तो जो एरिया था इसको मोहम्मद गोरी विजिट करके दे जाता है। और जब मोहम्मद गोरी गजनी चला जाता है उस बीच में जो गुजरात और अहिलवाड़ा का जो शासक था, कौन, भीमद्वती, उसको ये पराजित करके कलिंजर जीत लेता है। साथ ही चंदेलों को पराजित करके महोबा तथा खजुराहो को जीत लेता है। तो इसका जो एरिया था अब लाहौर से उधर बनारस तक हो जाता है, बिहार से थोड़ा सा पहले, और साथ में नीचे जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है कलिंजर, महोबा, खजुराहो, यहाँ तक इसका जो शासन है पहुंच जाता है, जो कि काफी बड़ा है। साथ ही जो बख्तियार खिलजी, इसको बिहार का कार्यभार दे दिया जाता है क्योंकि बिहार तक पहुंच चुका था मोहम्मद गोरी। बिहार का शासनभार बख्तियार खिलजी को सौंप दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हम बख्तियार खिलजी के बारे में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो सल्तनत काल में है, उसके पहले बख्तियार खिलजी की क्या स्टोरी थी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं बख्तियार खिलजी की। ये वही खिलजी है जिसके चाचा ने तराइन की युद्ध में मोहम्मद गोरी के प्राण बचाए थे। तो मोहम्मद गोरी बिहार के जितने भी एरियाज को जीता था मोहम्मद गोरी ने, उस एरियाज को, वो जितने भी एरियाज थी उनको बख्तियार खिलजी को सौंप करके वो चला जाता है गजनी। और बख्तियार खिलजी इतना एम्बिशियस था, ये बराबर बिहार पर अटैक करता रहता है क्योंकि बिहार पर शक्तिशाली शासन का अभाव था। वहां का जो शासन था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसका फायदा उठाता है बख्तियार खिलजी और बराबर वहां पर अटैक करता रहता है और उसे जीत लेता है। और वहां की जो अकूत धन संपत्ति थी, जो कि नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में छिपी हुई थी, उसको वो लूट लेता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय महीनों तक जलता रहा था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? तो याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, बख्तियार खिलजी ने। लेकिन जलाया क्यों था उसने? धन संपत्ति तो चलो उसे लूटनी थी, वो उसे लूट सकता था, लेकिन उसने जलाया क्यों? तो कहते हैं बख्तियार खिलजी की एक बार जो उसकी तबीयत थी काफी खराब हो गई। उसके जो नीम हकीम थे, उसके जो वैद्य थे, वो उसे सही नहीं कर पा रहे थे। यात्री बख्तियार खिलजी के पास आया और उसने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के हेड जो प्रमुख हैं उनका नाम है राहुल श्री बद्री। क्या नाम है? राहुल श्री बद्री। राहुल श्री बद्री जी हैं, ये आपको सही कर सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी उनके पास संदेश भिजवाता है और उनसे इलाज करने का आग्रह करता है।
लेकिन एक शर्त भी थी कि वो कोई भी भारतीय जड़ी बूटी का प्रयोग नहीं करेंगे और उसे सही कर देंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो जो बद्री जी थे उन्होंने कहा ठीक है, तुम कुरान की रोज आयतें पढ़ो और उससे सही हो जाओगे। तो बख्तियार खिलजी ने कुरान की आयतें पढ़नी स्टार्ट की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य था वो सही होने लगा। तो उसका स्वास्थ्य कैसे सही होने लगा, इसका ये रीजन था, बद्री जी ने सुन रखा था कि बख्तियार खिलजी जब आयतें पढ़ता है तो थूक लगा के पढ़ता है, से उसी के उंगलियों के माध्यम से वो जड़ी बूटी उसके पेट तक जाती रही और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार आता रहा। जब बख्तियार खिलजी को पता चला कि वो उस जड़ी बूटी के माध्यम से सही हुआ है, यहाँ के जो वैद्य हैं, यहाँ के जो गुरु हैं, इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि मेरी जो बीमारी इतनी लाइलाज थी उसे इन्होंने सही कर दिया, जिसकी वजह से वो इसे नष्ट करने का प्रण लेता है कि मैं इसको नष्ट ही कर दूंगा कि ऐसा ज्ञान भारतीयों को आगे ना मिल सके। जिसकी वजह से उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और वो महीनों तक जलता रहा। बिहार पर आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी को बंगाल के रास्तों के बारे में पता चलता है कि बंगाल पर कौन से मार्गों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बंगाल जो कि उस समय अकूत धन संपत्ति के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था कि वहां पर बहुत ही अपार धन संपदा थी। तो बख्तियार खिलजी इतना एम्बिशियस तो था ही, महत्वाकांक्षी तो था ही, वो आगे से आगे अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो वो अब प्लान बनाता है कि कैसे बंगाल को जीता जाए। तो बंगाल का शासक था उस समय कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। और यहाँ की राजधानी थी नदिया। बंगाल की राजधानी क्या थी? नदिया। तो बख्तियार खिलजी अपनी सेना सहित अब कूच करता है बंगाल की तरफ। ये देखो, ये है बिहार, ये है यूपी का एरिया और ये है पश्चिम बंगाल और ऊपर ये पड़ता है तिब्बत। ठीक है। तो अब जब अपनी सेना के सहित वो नदिया की तरफ, राजधानी जो कि नदिया थी, उधर की तरफ कूच करता है। ये एरिया बहुत ही पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जाना इतना आसान तो था नहीं। तो अब बख्तियार खिलजी अपने 18 सैनिकों के साथ, कितने? 18 सैनिकों के साथ और बाकी अपनी सेना को यहीं पर पहाड़ियों के पास ही, नदिया जो राजधानी थी उसी के आसपास पहले ही छोड़ देता है और 18 सैनिकों के साथ एक व्यापारी का, जो कि घोड़े के व्यापारी थे, उसका वेश धारण करता है और कुछ घोड़ों के साथ पहुंचते हैं नदिया। उस समय इन पर कोई शक नहीं किया जा सकता था क्योंकि घोड़े के व्यापारी तो जाते ही रहते थे व्यापार करने के लिए, तो इनको भी एक व्यापारी के रूप में ही देखा गया। लेकिन ये रणनीति के तहत पहुंचे थे। ये जाते हैं राजमहल की तरफ और राजमहल के पास जैसे पहुंचते हैं, ये अचानक धावा बोल देते हैं। लक्ष्मण सेन जो कि यहाँ का राजा था, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर आक्रमण होने वाला है। जब राजमहल में आक्रमण हो जाता है तो ताजमहल में ना उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि लक्ष्मण सेन को ऐसा लगता है कि पूरी सेना ने अटैक कर दिया है, जिससे वो पीछे के द्वार से निकल करके सोनार गांव में पहुंच जाता है। अब राजधानी पर बख्तियार खिलजी का कब्जा हो जाता है और जो लक्ष्मण सेन के पत्नी थे, बच्चे थे, इनको भी अधिकार में ले लेता है बख्तियार खिलजी अपने। सिर्फ इतने से ही बख्तियार खिलजी का पेट नहीं भरता है, वो इतना एम्बिशियस था, उसे लग रहा था ये तो मैंने जीत लिया, अब मुझे अपने राज्य को और एक्सपैंड करना है। तो इसकी वजह से वो अब रुख करता है तिब्बत का। वो सोचता है अब मैं तिब्बत की तरफ अपने राज्य को बढ़ाऊंगा। तिब्बत जो जहां पर पहुंचने के लिए उसे आसाम को जीतना होगा। अब आसाम, क्यों? ये सारा एरिया इतना पहाड़ी था, यहाँ पर आक्रमण करना, ये जो मैदानी भाग थे, इतना ज्यादा आसान नहीं था। और वो अपनी सेना के साथ फिर से कूच करता है असम को जीतने के लिए। और उस समय असम का शासक था माघ। अब जितनी चतुराई बख्तियार खिलजी दिखा रहा था, अब उतनी ही चतुराई दिखाएगा माघ। जब बख्तियार खिलजी असम पर आक्रमण के लिए कूच करता है और माघ को जैसे ही पता चलता है, वो अपनी सेना को पीछे खिसकाने लगता है। मीन्स कि अपनी सेना को पीछे हटने को बोलता है और साथ ही जो रसद सामग्री थी, जो खाने पीने का जो भी मटेरियल था, उसे भी वो लोग जलाते हुए, नष्ट करते हुए वापस जाने लगते हैं।
जब बख्तियार खिलजी की सेना पहुंचती है असम और उन्हें सेना नहीं मिलती है युद्ध करने के लिए, साथ ही काफी टाइम निकल जाता है, उन्हें खाने पीने का जो उनकी रसद सामग्री उनके साथ थी वो भी खत्म हो चुकी होती है और असम में उनको कोई रसद प्राप्त नहीं होता है और साथ ही युद्ध करने के लिए सेना भी नहीं मिलती है। एक सेना का मनोबल टूटने लगता है अगर जो उसको युद्ध करने को ना मिले। यही सिचुएशन होती है बख्तियार खिलजी की सेना के साथ। एक तरफ तो उसे युद्ध करने को नहीं मिल रहा है जिससे कि उसका मनोबल डाउन होता जाएगा और दूसरी तरफ उसे रसद प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है उसकी सेना को, जिससे कि वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाएगी। और यहाँ का एरिया पहाड़ियों वाला है और साथ ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पड़ रही होती है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक आते आते बख्तियार खिलजी की सेना पस्त पड़ जाती है और जब माघ को ये पता चलता है कि अब बख्तियार खिलजी की सेना बिल्कुल पस्त पड़ चुकी है, तब वो अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए बोलता है और बराबर उसकी सेना आक्रमण करती है बख्तियार खिलजी की सेना पर, जिससे कि बख्तियार खिलजी की सेना तितर बितर हो जाती है। बख्तियार खिलजी भाग जाता है और भाग करके जंगलों में छुप जाता है। यही रणनीति फिर से देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 में। जब हिटलर रसिया पहुंचते हैं स्टालिन पर आक्रमण करने के लिए, तब स्टालिन भी यही रणनीति अपनाता है। तो हिस्ट्री से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे कि स्टालिन ने ली। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस समय जब बख्तियार खिलजी जंगलों पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी कुछ जनजातियां हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो वापस अपने महल पर आ जाता है। और इस समय 1206 टाइम क्या चल रहा था, 1206 ईस्वी का। इस समय तक बख्तियार खिलजी बूढ़ा भी हो चुका है, अस्वस्थ भी हो चुका है। अब उसमें उतनी क्षमता नहीं बची है जितनी की उसमें पहले थी। एक रात सोते समय बख्तियार खिलजी की मृत्यु कर देता है एक अमीर। तो बख्तियार खिलजी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी द्वारा नियुक्त 3 शासकों में से एक शासक का अंत हो जाता है बख्तियार खिलजी का कब, 1206 ईस्वी में। बचते हैं 2, जिसमें से जो अजमेर का जो शासक था, जो कि तुर्की सेनाध्यक्ष था, वो भी धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिल जाता है। मीन्स कि उसके एरिया को भी धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक अपने में मिला लेता है। अब बचता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे तो बख्तियार खिलजी पूरे चांसेस थे कि बख्तियार खिलजी अगर जो जिंदा होता तो वो ही अड़चन डालता, परंतु क्योंकि वो इतना एम्बिशियस था। लेकिन अब इसकी मृत्यु हो चुकी है 1206 में और उधर मोहम्मद गोरी उसको भी एक मुस्लिम द्वारा मारा जा चुका है। कब, 15 मार्च 1206 में। ये है मोहम्मद गोरी की मृत्यु और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। देखिए भूमिका धीरे धीरे 1192 ईस्वी से ही बनने लगी थी, जब तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी जितने भी एरियाज थे उन पर कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा करके वापस चला जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहता है और यहाँ पर तो अब सब कुछ सारा रास्ता साफ हो चुका है और अब भारत पर गोरी साम्राज्य के स्थान पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी जाएगी जिसका नाम है सल्तनत काल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।